नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हिंदू पात्रा और दर्शकों, आज हम मौजूद हैं आपसे बातचीत करने के लिए कि देश की जो राजनीति है उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति है इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अजीज मुबारकी जी, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कई अधिकारी पदों पर भी रह चुके हैं और ये किसी परिचय के मोहताज फिलहाल तो नहीं है। और आज जैसा कि हमने इन्हें आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, तो इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हालात हैं अभी, राजनीतिक हालात, और दिल्ली में इतनी चहल पहल देखी जा रही है, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बंगाल जीतने के बाद इस वक्त ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है जी, और शायद यही एक कारण है कि इतनी जो पॉलिटिकल एक उछल कूद हो रही है कि बंगाल से वो दिल्ली पहुंची हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जा सकता है। बंगाल जीतने के बाद उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं, तो मुझे लगता है इसी के लिए शायद दौड़ भाग इतनी हो रही है इस वक्त। तो सर, क्या ऐसा लगता है कि वो सचमुच में प्रधानमंत्री के लिए खड़ी हो रही है, ऐसे कुछ सुगबुगाहट आ रही है? नहीं, देखिए, अभी बहुत जल्दी है इसके लिए कहना कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी इसको अभी तक इस तरह से नहीं कहा है कि वो दौड़ में है या रेस में है। कल का भी अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने यही कहा है कि अभी हम लोग सिर्फ एक अलायंस बनाने की तरफ हैं और लीडर हम तब चुनेंगे जब हम जीत जाएंगे। और इस वक्त जो कुछ भी मतलब जो भी एक पॉलिटिकल अलायंस बनेगा उसमें शरद पवार जी ही लीड करेंगे, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं अपनी पार्टी के भी और इस वक्त देश की राजनीति में भी ऑपोजिशन में, तो वो लीड करेंगे इसको। यूपीए 2 कहूं, 3 कहूं, या इसको और कोई अलायंस का नाम दे दूं, क्योंकि अभी इन लोगों ने अलायंस का नाम नहीं रखा है तो मैं नाम पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन यूपीए का ही कोई रूप होगा। जी, तो जैसे कि सर आपने बात करी शरद पवार जी की, तो वैसे देखा जाए तो लगातार 3 दिनों से ममता बनर्जी शरद पवार से भी मिली, नितिन गडकरी जी से भी मिली हैं, तो इसका मायने क्या है? देखिए, शरद पवार, ये मेरी अपनी सोच है, इस तरह की बात तो कोई कहता नहीं पॉलिटिशियन कभी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को जो ममता बनर्जी ने कहा होगा, अगर आपको थोड़ा पीछे जाए हफ्ता 10 दिन पहले, तो प्रशांत किशोर मिले थे पहले शरद पवार जी से, पहले वो मिले और 2-2.5 घंटा उन्होंने बैठक करी, फिर वो वहां से निकल करके आए, वो मिले जाकर के राहुल गांधी से, फिर प्रियंका गांधी से मिले, फिर उन दोनों को लेकर के वो सोनिया गांधी के घर गए और फिर 7 घंटा तक मैराथन मीटिंग चलती रही। तो ये तो एक बैकग्राउंड बन के माहौल तैयार हो गया था कि कोई बात जरूर होने वाली है कि प्रशांत किशोर घूम रहे थे। अब जब वो मिले शरद पवार से, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने क्या कहा होगा शरद पवार को, तो मुझे लगता है उन्होंने शरद पवार जी को यह कहा होगा कि आप सीनियर मोस्ट हैं और हम चाहते हैं कि अगर सरकार बदलती है, हम सरकार में आते हैं, तो हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे, आप कांग्रेस के साथ विलय कर जाइए, आपकी बेटी को कांग्रेस में हम एक बड़ा पद दे देंगे। ये मेरी सोच है। जो पर्दे के पीछे होता है वो मुझे लग रहा है शायद ये बात शरद पवार जी से हुई होगी। और उसके बाद फिर ये भी बहुत अटकलें लगी, बहुत सारे लोगों ने बात करी कि प्रशांत किशोर शायद ज्वाइन कर लेंगे कांग्रेस। तो हो सकता है ये भी, पॉलिटिक्स में तो इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं, सुबह एक बात होती है, शाम को एक समीकरण दूसरा बन जाता है, किसी का नाम जाता है, किसी को सिंबल मिल जाता है, कोई तीसरा टिकट लेके खड़ा हो जाता है इलेक्शन में। तो ये मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा, खंडन नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी पोजीशन इस वक्त खाली है। सोनिया गांधी के आंख नाक कान रहे अहमद पटेल अब नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने उनको यह कहा होगा कि ये पद खाली है और मैं चाहती हूं कि आप इसको भरें। अब भरने का यह है क्योंकि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, पूरे देश में उसकी प्रेजेंस है, एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से और नॉर्थ ईस्ट तक। तो इतनी बड़ी पार्टी में वो पद क्या देंगे उनको? अहमद पटेल एज एन एडवाइजर जरूर थे, लेकिन थे तो सिर्फ मेंबर ही राज्यसभा, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो अब ऐसा क्या दिया जाएगा प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करे? तो अगर आप थोड़ा सा प्रशांत किशोर के कैरेक्टर को समझेंगी तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे तो वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे और नीतीश कुमार प्रेसिडेंट भी थे और सीएम भी थे। तो इसका मतलब हुआ कि वो 2 नंबर पद पर थे उस पार्टी में।
में 2 नंबर पद कौन सा हो सकता है? तो कांग्रेस में 2 नंबर हो सकता है वर्किंग प्रेसिडेंट। तो ये भी मेरा ऐसा सोचना है कि सोनिया गांधी बीमार है, वो शायद अब एक नया कुछ 24 से पहले कुछ एक बनेगा ऐसा माहौल कि राहुल गांधी को फिर से प्रमोट करके वो बनाएंगी प्रेसिडेंट और प्रशांत किशोर को वर्किंग प्रेसिडेंट। ये मेरा ऐसा मानना है कि ये कहने से शायद प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ सकते हैं। जी, तो ऐसा है जैसे कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो विपक्ष के लायक भी फिलहाल नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है इतनी मजबूती से सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस इस वक्त कमजोर है, यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कांग्रेस के लिए, और यही बाकी की पार्टियों के लिए एडवांटेज है। आज ममता बनर्जी अगर एक बहुत बड़ी लीडर बन के उभरी है तो उसका एक बहुत मेजर कारण यह है कि कांग्रेस 150 साल में सबसे ज्यादा कमजोर है। कांग्रेस की टैली में और ममता बनर्जी की टीएमसी की टैली में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई 50-55 है, कोई 35-40 है, तो 10-12 सीट का फर्क है। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी है जिसने 50 साल देश पर हुकूमत करी वो 50-55 है, और एक रीजनल पार्टी जिसका जन्म ही 10 साल 15 साल पहले हुआ था वो सेकंड लार्जेस्ट है कंट्री में ऑपोजिशन के अंदर। तो 2 नंबर वो हो गई तृणमूल कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ममता बनर्जी को ये चीज समझ में आ रही है कि ये चीज करके मैं कांग्रेस को मजबूर कर सकती हूं हमारा समर्थन करने के लिए। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि जैसे आप सुनेगी कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी सुना है, एक्सपर्ट्स को भी कहा सुना है कि एक सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, फोर्थ फ्रंट बनेगा जिसमें एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी ग्रुप होंगे। मगर ये बिल्कुल ही एक फ्लॉप्ड आइडिया है। कभी भी कोई फ्रंट बन ही नहीं सकता कांग्रेस के या बीजेपी के अगेंस्ट में। अगर उसमें कांग्रेस के अगेंस्ट है तो बीजेपी का होना जरूरी है, और बीजेपी का अगेंस्ट है तो कांग्रेस का होना जरूरी है, क्योंकि पैन इंडिया इमेज इन्हीं दोनों पार्टी की है। तृणमूल कांग्रेस को बनारस में कोई नहीं जानता, आज जीत गई है वो, तो लोग उनका खेला हॉबी भी बोल रहे हैं और उनको सुन भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, मगर ये डाई डाउन कर जाती है। ये पॉपुलैरिटी 2 साल तक इसी तरह मेंटेन रखना, ये मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो एक स्टेट चला रही है, उस स्टेट को उनको मैनेज करते रहना है, एक एग्जाम्पल बनाते रहना है। नरेंद्र मोदी जी 2012 में गुजरात जब जीते, प्रशांत किशोर उनके साथ थे, 2 साल तक ब्रांडिंग उनकी करी उन्होंने, यानी 12 से 14 तक पूरे 2 साल जमकर मेहनत करी। अगर आप उस जमाने के स्लोगन याद करेंगी तो आपको याद आएगा बहुत कुछ था, जैसे मोहन ये बनाया था, उन्होंने कहा था सरदार है मगर असरदार नहीं, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह की चीजों से, इस तरह के राइम से जो लोग नॉर्मल लोग आइडेंटिफाई करते हैं जिन चीजों से, उन चीजों को लेकर के ब्रांडिंग किया गया। तो अब इनके पास ब्रांड मास्टर तो वही है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का ब्रांड किया था 12 से 14 तक। तो यहां तक तो ममता बनर्जी कामयाब हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ममता के लिए। जो उनका एडवांटेज था बंगाल में, वही उनका डिसएडवांटेज है नेशनल पॉलिटिक्स में। उनको हिंदी नहीं आती, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप अगर देखिए तो ममता बनर्जी से भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस देश में आए हैं, जैसे एनटी रामाराव, जैसे जयललिता, जैसे और समझ लीजिए आप करुणानिधि। तो ये बहुत बड़े बड़े लीडर थे, बहुत दिग्गज लीडर थे। ये अगर नेशनल एम्बिशंस इनके फेल हुए तो उसका बहुत मेजर कारण ये था कि लोग, लोकल पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं करती है इनसे। जब एक लीडर मंच पर खड़ा होता है तो एक साधारण उसका जो चाहने वाला होता है, जो उसका वोटर होता है, जो उसका लिसनर होता है, उससे आइडेंटिफाई करता है ये मेरा लीडर है, ये क्या बोल रहा है। अब उस बोलने वाले के लिए अगर ट्रांसलेटर लगाएंगे हम कि वो बोलेंगे, जैसे राहुल गांधी केरला में बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे, फिर कोई ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो चीज का जो एक इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है। आप जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ममता अच्छी ओरेटर है, मोदी के टक्कर की ओरेटर है, ममता अच्छी फाइटर है, मोदी के लेवल की फाइटर है, लेकिन मोदी हिंदी बोलते हैं, उनकी गुजराती अब सेकेंडरी हो गई। हालांकि गुजरात के आप जितने वीडियो देखेंगी उन्होंने कभी हिंदी नहीं बोली, वो गुजराती में बोलते थे, लेकिन उनको हिंदी आती थी। जैसे ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में डेवल करने लगे, आने का उन्होंने सोचा तो उन्होंने हिंदी को ब्रश ऑफ किया, उसको सीखा, समझा, उसको सुधारा, गलतियों को दूर किया, और ओरेटर वो बेहतरीन है। इससे अच्छा ओरेटर देश में इस वक्त अभी कोई नहीं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये है एक बात।
तो वैसे तो अगर आपने मोदी की बात की सर, तो वैसे बीजेपी में भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर 24 की बात की जाए तो उनके बाद का कोई नाम सामने नजर नहीं आता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े लीडर है जी। और आप उनको अच्छा कहिए, कुछ उनके विपक्ष उनको बुरा कहते हैं, कुछ न्यूट्रल हो जाते हैं, मगर आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक बहुत बड़े लीडर है। उनकी तुलना आप दुनिया के भी किसी बड़े लीडर के साथ आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस आदमी में ऑरा है, उस आदमी में खास बात कुछ जरूर है कि इतना कुछ हो रहा है उसके बाद भी वो अपने तरीके से चल रहे हैं। तो यानी उनके दिमाग में जरूर कोई प्लान है, कुछ जरूर उन्होंने भी सोच के रखा होगा। अगर साधारण लोग सोच सकते हैं, अगर ऑपोजिशन 2024 की तैयारी कर रही है तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने सोच लिया कि हमें आप सच में झोला उठा के कहीं चले जाना है। तो उन्होंने भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, वो भी कोई प्लान कर रहे होंगे अपने तरीके से, उनकी भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जरूर होगी। तो इतना आसानी से उनको एकदम राइट ऑफ कर देना ये मुश्किल होगा। और जो मैंने बताया आपको कि ममता के जो एडवांटेज था बंगाल में सबसे बड़ा, वो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा नेशनल पॉलिटिक्स में। उनको हर हाल में किसी हिंदी बोलने वाले को आगे करना होगा, और टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, उनके पास हिंदी बोलने वाले नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है उनका। जी। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अब आज की अगर बात की जाए तो आज ममता बनर्जी ने नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, तो इसके पीछे आखिर क्या कारण रहा होगा और क्या बातचीत हुई होगी उनके बीच? देखिए, ऑफिशियल वर्जन तो ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि बंगाल की सड़कों के बारे में उन्होंने कोई बात करी जी, लेकिन ये आप भी समझती हैं कि सड़कों की बात करने के लिए वो कलकत्ता से उठ के दिल्ली नहीं आई। तो मुझे लगता है जो उन्होंने बात की होगी वो ये की होगी कि आप सबसे रीजनेबल लगते हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ मैंने काम किया है पहले, क्योंकि ममता बनर्जी भी उसी कैबिनेट का हिस्सा थी जिसमें नितिन गडकरी थे, वाजपेयी जी के कैबिनेट में। तो और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी वाजपेयी जी के बहुत क्लोज रहे। तो मुझे लगता है उन्होंने उन बातों का हवाला दिया होगा, ये कहा होगा कि आप देखिए इतना गलत हो रहा है सब देश में, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, वो आ गया क्या पेगासस है उसका एक इशू है, तो आप क्यों नहीं एक अलग कोई ग्रुप बनाते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसा माहौल बना और सब राजी हो गए तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ये स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कह रहा कि यही बात हुई है, मगर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार कैबिनेट में अगर कोई इकलौता आदमी है जो पुराने दौर का बच गया है इस कैबिनेट में, तो वो सिर्फ नितिन गडकरी जी बच गए, बाकी सबको घर भेज दिया मोदी जी। तो ये एक बात मुझे लगती है। जी मुबारकी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि दर्शक जरूर कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। वैसे तो अभी फिलहाल टाइम है 2024 के लिए, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ जो भी राजनीतिक हलचल होगी इस मामले को लेकर हम आपके पास बहुत जल्द फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार। शुक्रिया।